Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार और स्वागत है इस गहन चर्चा में। आज हम तमिलनाडु बोर्ड कक्षा 11 इतिहास की पाठ्यपुस्तकें अध्याय 21 मुगलों के अधीन भारत का विश्लेषण कर रहे हैं। ये अध्याय मुगल काल के प्रशासन, समाज और संस्कृति की एक रूपरेखा देता है। हाँ बिल्कुल, हमारा स्रोत सिर्फ यही अध्याय है और कोशिश ये रहेगी कि इसके आधार पर मुगल भारत की एक स्पष्ट तस्वीर बना सकें। इसमें प्रशासनिक बारीकियां, कलात्मक उपलब्धियां, वो सब कुछ शामिल हों और समझेंगे कि अध्याय से मुख्य बातें क्या निकलती हैं। सही कहा। मुगलों का प्रभाव तो आज भी दिखता है भारत पर, चाहे वो उनका एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर उनकी शानदार वास्तुकला। तो ये अध्याय उस दौर की बुनियाद समझने में मदद करेगा। चलिए शुरू करते हैं फिर। मुगलों ने इतने विशाल, इतने विविध साम्राज्य का प्रबंधन आखिर किया कैसे? क्या स्ट्रक्चर था उनकी प्रशासनिक मशीनरी का? देखिए, शुरुआत होती है केंद्रीय प्रशासन से, मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे ऊपर तो बादशाह थे, जाहिर है, लेकिन उनके नीचे कई महत्वपूर्ण अधिकारी काम करते थे। इनमें सबसे प्रमुख था वजीर या दीवान कह लीजिए। वो राजस्व और वित्त विभाग का प्रमुख था, मतलब एम्पायर की पूरी इकोनॉमी, फाइनेंस, वो सब संभालता था। यानी फाइनेंस मिनिस्टर जैसा कुछ? हाँ, काफी हद तक। फिर आता था मीर बख्शी। ये सैन्य विभाग का हेड था। मनसबदारों की नियुक्ति, सेना का रख रखाव, इंटेलिजेंस गैदरिंग, ये सब मीर बख्शी की जिम्मेदारी थी। अच्छा, तो मीर बख्शी सिर्फ सेनापति नहीं बल्कि मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का हेड हुआ? बिल्कुल। सेना की भर्ती, लॉजिस्टिक्स, सैलरी पेमेंट, ये सारे काम उसके थे। फिर दूसरे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे, जैसे मीर समान, जो शाही घराने और कारखानों, मतलब वर्कशॉप्स का इंचार्ज था, और मुख्य काजी मतलब चीफ जस्टिस? हाँ, न्याय विभाग का प्रमुख। एक और बात, शुरू में वकील का पद बहुत पावरफुल होता था, प्राइम मिनिस्टर जैसा। लेकिन अकबर के टाइम के बाद धीरे धीरे वजीर का पद ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। अच्छा, ये तो हुई सेंटर की बात, लेकिन इतना बड़ा एम्पायर, ये कंट्रोल प्रांतों तक, प्रोविंसेस तक कैसे पहुंचता था? उसके लिए पूरे साम्राज्य को सूबों में बांटा गया था। सूबा यानी प्रांत। सूबे, हाँ। हर सूबे का एक हेड होता था, सूबेदार। वो सीधे बादशाह के प्रति जवाबदेह होता था और प्रांत में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखता था। ठीक है। सूबेदार की मदद के लिए और भी अधिकारी थे, जैसे प्रांतीय दीवान जो रेवेन्यू देखता था, बख्शी वो मिलिट्री अफेयर्स देखता था, काजी न्याय के लिए, कोतवाल शहरों में लॉ एंड ऑर्डर के लिए, और हाँ, एक थे वाकया नवीस। ये कौन थे? ये बड़े इंटरेस्टिंग थे। ये न्यूज रिपोर्टर या समझ लीजिए स्पाई की तरह काम करते थे। प्रांत की हर जरूरी घटना की जानकारी सेंटर तक पहुंचाते थे। अरे वाह, ये वाकया नवीस वाली बात तो वाकई दिलचस्प है। मतलब एक तरह का सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा, अब आते हैं उस सिस्टम पर जिसका जिक्र मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में हमेशा होता है, मनसबदारी प्रणाली। ये क्या थी और इतनी जरूरी क्यों मानी जाती है? मनसबदारी सिस्टम अकबर की एक बहुत ही मौलिक देन थी। ये मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का, आप कह सकते हैं, आधार स्तंभ थी। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसके जरिए नोबल्स, सिविल ऑफिसर्स और मिलिट्री कमांडर्स सबकी पोजीशन और सैलरी तय होती थी। हर ऑफिसर को एक मनसब यानी एक रैंक दिया जाता था। इसके दो महत्वपूर्ण हिस्से थे, जात और सवार। जात और सवार, ये थोड़े टेक्निकल शब्द लग रहे हैं, क्या मतलब था इनका? हाँ, देखिए, जात रैंक से ऑफिसर का पर्सनल पद, उसकी हैसियत और उसकी सैलरी तय होती थी। जितनी ऊंची जात रैंक, उतना ऊंचा ओहदा, उतनी ज्यादा तनख्वाह। अच्छा। और सवार रैंक से ये तय होता था कि उस ऑफिसर को कितने घुड़सवार सैनिक, मतलब कैवलरी ट्रूपर्स, मेंटेन करने होंगे। ओह, अच्छा, जैसे किसी का रैंक 5000 जात, 3000 सवार हो सकता था? बिल्कुल। और ये सिस्टम इसलिए भी यूनिक था क्योंकि ये मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को एक तरह से इंटीग्रेट करता था। यानी एक ही ऑफिसर सिविल और मिलिट्री दोनों रोल निभा सकता था। और इसका फायदा क्या था? हाँ, कई मामलों में ऐसा होता था। सबसे बड़ा फायदा ये था कि इससे बादशाह को एक बहुत बड़ी डिसिप्लिन
और सीधे उसके प्रति लॉयल आर्मी और ऑफिसर्स का एक पूल मिल गया। और एक और खास बात, जैसा कि चैप्टर में बताया गया है, इसमें प्रमोशन काफी हद तक मेरिट और बादशाह की नजर में परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता था, ना कि सिर्फ खानदान या जन्म पर। चैप्टर के अभ्यास में भी जात और सवार के फर्क पर सवाल है, जो इसकी इंपॉर्टेंस दिखाता है। प्रशासन की बात हो रही है तो भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू के बिना तो अधूरी है। किसी भी अग्रेरियन एम्पायर के लिए ये इनकम का मेन सोर्स होता है। मुगलों ने इसे कैसे मैनेज किया? हाँ, लैंड रेवेन्यू के मामले में अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर राजा टोडरमल, उनका काम बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने जब्ती या बंदोबस्त सिस्टम लागू किया। ये बहुत ही मेथोडिकल था। मेथोडिकल कैसे? इसमें सबसे पहले जमीन की बहुत ध्यान से पैमाइश की जाती थी, मेजरमेंट होता था। फिर जमीन को उसकी फर्टिलिटी और उपज के आधार पर क्लासिफाई किया जाता था। अच्छा, किस तरह का क्लासिफिकेशन था ये? 4 मेन कैटेगरीज थी। पौलाज, वो जमीन जिस पर हर साल रेगुलर खेती होती थी। परौती, जिसे फर्टिलिटी वापस लाने के लिए 1-2 साल खाली छोड़ना पड़ता था। चाचर, जिसे 3-4 साल खाली छोड़ा जाता था। और बंजर, जो 5 साल या उससे ज्यादा टाइम से बिना खेती के पड़ी हो। ओह, ये क्लासिफिकेशन तो काफी डिटेल्ड है। इसका मकसद क्या था? मकसद ये था कि अलग-अलग तरह की जमीन पर उसकी असल क्षमता के हिसाब से लगान लगाया जा सके, जो ज्यादा फेयर था, है ना? हाँ, ये तो बात सही है। और लगान कितना होता था? राज्य का हिस्सा, मतलब स्टेट का शेयर, आमतौर पर पिछले 10 साल की एवरेज उपज का 1/3 तय किया गया था। 1/3? हाँ, इसे दहसाला सिस्टम कहते थे। हाँ। क्योंकि ये 10 साल के एवरेज पर बेस्ड था। इससे हर साल होने वाले फ्लक्चुएशन का असर कम होता था। किसानों और राज्य दोनों के लिए थोड़ी निश्चितता रहती थी। और पेमेंट कैसे होती थी? कैश या अनाज? दोनों ऑप्शन थे। किसान लगान कैश में भी दे सकता था या फसल के रूप में भी। चैप्टर की एक्सरसाइज में भी अकबर के लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर टोडरमल के सिस्टम पर सवाल है, जो इसकी इंपॉर्टेंस बताता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू सिस्टम तो काफी डिटेल लग रहा है। इसका असर आम लोगों की जिंदगी और समाज पर कैसा था? सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था उस वक्त? मुगल सोसाइटी काफी हद तक कह सकते हैं स्तरीकृत थी, हायरार्किकल थी। सबसे ऊपर बादशाह और उनकी फैमिली, फिर आता था अभिजात वर्ग यानी नोबिलिटी, अमीर उमरा। इस क्लास में सिर्फ तुर्क या अफगान ही नहीं थे। अकबर की नीतियों की वजह से इसमें भारतीय मुसलमान, राजपूत जैसे राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, मराठा और दूसरे ग्रुप्स भी शामिल थे। अच्छा, तो ये काफी डाइवर्स ग्रुप था। हाँ, इनको ऊंचे पद, बड़ी जागीरें और बहुत अच्छी सैलरी मिलती थी। और ये लोग बहुत लग्जरी लाइफ जीते थे। और इनके नीचे? नोबिलिटी के नीचे थे जमींदार। इनका जमीन पर वंशानुगत हेरिडिटरी अधिकार होता था। ये अपने इलाके में काफी प्रभावशाली होते थे, लगान वसूली में मदद करते थे और अपनी छोटी मोटी सेना भी रखते थे। फिर आता था विशाल किसान वर्ग, पीजेंट्स, जो इकोनॉमी का बेस थे। इनमें भी कई लेयर्स थीं। खुदकाश्त, जो अपनी जमीन पर खेती करते थे, पाहीकाश्त, जो दूसरों की जमीन पर कॉन्ट्रैक्ट पर खेती करते थे, और फिर भूमिहीन मजदूर भी थे। गांवों में मुकद्दम यानी गांव का मुखिया, वो भी एक इम्पॉर्टेंट लिंक था। और इकोनॉमी कैसी थी? क्या ट्रेड वगैरह बढ़ रहा था जैसा अक्सर सुना जाता है? हाँ, मुगल पीरियड में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के ट्रेड में काफी ग्रोथ हुई। बार्टर सिस्टम की जगह मेटल कॉइन्स का यूज बढ़ा। अच्छा। स्टैंडर्ड सिक्का था चांदी का रुपया, सिल्वर रुपया। ये बहुत स्टेबल और फेमस हुआ और आगे चलकर भी इंडियन करेंसी का आधार बना रहा। ट्रेड रूट्स कौन से थे? जमीनी और समुद्री दोनों थे। पोर्ट्स का बहुत महत्व था। वेस्ट में सूरत, भड़ौच, कैम्बे, गोवा, कालीकट, कोचीन, और ईस्ट में मसूलीपट्टनम, हुगली, चटगांव, ये सब बहुत बिजी पोर्ट्स थे। सूरत का नाम तो बहुत आता है। हाँ, सूरत बहुत बड़ा ट्रेडिंग हब था। भारत से एक्सपोर्ट क्या होता था मेनली, और इंपोर्ट क्या करते थे? भारत मुख्य रूप से कपड़ा एक्सपोर्ट करता था, कॉटन और सिल्क दोनों। यूरोप में इनकी जबरदस्त डिमांड थी। अच्छा। इसके अलावा काली मिर्च, पेपर, नील, इंडिगो, अफीम, ओपियम और शोरा, सॉल्ट पीटर, ये बारूद बनाने के काम आता था। ये सब मेजर एक्सपोर्ट्स थे। और इंपोर्ट? बदले में भारत भारी मात्रा में सोना चांदी, बुलियन इंपोर्ट करता था,
क्योंकि यूरोपियन ट्रेडर्स के पास यहाँ बेचने के लिए बहुत ज़्यादा सामान होता नहीं था। दूसरे इंपोर्ट्स में सेंट्रल एशिया से घोड़े आते थे जो आर्मी के लिए ज़रूरी थे। कुछ मेटल्स, अफ्रीका से हाथी दांत, कीमती पत्थर, यूरोप से वेलवेट और दवाएं व इत्र वगैरह शामिल थे। रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में चैप्टर क्या बताता है, जैसे खाना पीना, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और खासकर महिलाओं की स्थिति? चैप्टर बताता है कि खान पान, पहनावा और गहनों का शौक समाज के अलग अलग वर्गों में था। एंटरटेनमेंट के लिए शतरंज, चौपड़, ताश खेलना पॉपुलर था। शिकार करना और जानवरों की लड़ाई देखना, जैसे हाथी या हिरण की, ये अमीरों का शौक था। एजुकेशन के लिए मकतब होते थे प्राइमरी लेवल के, और मदरसास थे हायर एजुकेशन के सेंटर्स। क्या पढ़ाया जाता था इनमें? मेनली धर्मशास्त्र, लॉजिक, फिलॉसफी, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और लिटरेचर की पढ़ाई होती थी। हालांकि एजुकेशन आमतौर पर अपर क्लास तक ही सीमित थी। और महिलाओं की स्थिति, इस बारे में क्या जानकारी है? देखिए, चैप्टर के अनुसार समाज पेट्रियार्कल था। महिलाओं की स्थिति आमतौर पर सबऑर्डिनेट थी। हायर क्लास की महिलाओं में पर्दा प्रथा का सख्ती से पालन होता था। अच्छा। सती प्रथा भी थी, खासकर राजपूतों में। हालांकि अकबर ने इसे रोकने की कोशिश की थी। बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज काफी कॉमन था, और विधवा पुनर्विवाह बहुत लिमिटेड था, खासकर ऊंची जातियों में। ये तो उस समय की सामाजिक सच्चाई थी। अब उस पहलू पर आते हैं जिसके लिए मुगल शायद सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, उनकी आर्ट और आर्किटेक्चर। ये तो वाकई कमाल की थी। निसंदेह मुगल आर्किटेक्चर इंडियन और पर्शियन स्टाइल्स का एक अद्भुत मिश्रण है। इसकी शुरुआत तो बाबर से ही हो गई थी। उन्होंने पानीपत और संभल में मस्जिदें बनवाई। हुमायूं ने दिल्ली में दीनपना शहर की नींव रखी थी, पर वो उसे पूरा नहीं कर सके। इसी बीच सूर शासक शेर शाह का काम भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने दिल्ली में पुराना किला बनवाया और बिहार के सासाराम में अपना शानदार मकबरा बनवाया। ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना है। लेकिन अकबर के टाइम में तो जैसे आर्किटेक्चर में एक धमाका सा हुआ, खासकर फतेहपुर सीकरी। बिल्कुल। अकबर ने पहले आगरा में लाल पत्थर का भव्य किला बनवाया, आगरा फोर्ट। फिर उन्होंने अपनी नई राजधानी बसाई, फतेहपुर सीकरी। ये पूरा शहर ही लाल बलुआ पत्थर से बनी इमारतों का है। क्या क्या है वहाँ? वहाँ दीवाने आम है, दीवाने खास, हवा महल जैसा पंचमहल 5 मंजिला, जोधाबाई का महल, बीरबल का घर, ऐसी कई खूबसूरत इमारतें हैं। और सबसे प्रभावशाली है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा तो बहुत मशहूर है। हाँ, ये गुजरात विजय की याद में बनवाया गया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा भी इसी दौर का है। इसे अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम ने बनवाया था, और इसे अक्सर ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। अच्छा, जहांगीर के टाइम में क्या खास हुआ आर्किटेक्चर में? जहांगीर वैसे तो पेंटिंग के ज्यादा शौकीन थे, पर आर्किटेक्चर भी जारी रहा। सिकंदरा में अकबर का मकबरा उन्हीं के समय में पूरा हुआ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है आगरा में इतिमाद उद्दौला का मकबरा। टुम्ब ऑफ इतिमाद उद्दौला। हाँ, ये नूरजहां ने बनवाया था शायद। हाँ, उनकी पत्नी नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा ग्यास बेग के लिए बनवाया था। ये पूरी तरह सफेद संगमरमर से बना है, और इसमें पहली बार पिएट्रा ड्यूरा टेक्निक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। पिएट्रा ड्यूरा, ये वही टेक्निक है ना जिसमें मार्बल में कीमती पत्थर जड़े जाते हैं? हाँ, बिल्कुल वही। रंगीन और सेमी प्रेशियस स्टोन्स को मार्बल में तराश कर फूलों और दूसरे डिजाइन्स की इनले वर्क करना। ये तकनीक इतिमाद उद्दौला के मकबरे में पहली बार इतने बड़े स्केल पर दिखी, और आगे चलकर शाहजहां के टाइम में तो ये अपने चरम पर पहुंच गई। और फिर आते हैं शाहजहां, जिनके दौर को मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन एज कहा जाता है। चैप्टर भी इसी पर जोर देता है। बिल्कुल सही कहा। शाहजहां ने मार्बल को प्रमुखता दी, ग्रैंडनेस और बैलेंस पर जोर दिया। उनकी सबसे फेमस क्रिएशन तो खैर आगरा का ताजमहल है ही। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया, दुनिया के 7 अजूबों में से एक। हाँ, और पिएट्रा ड्यूरा का इसमें क्या कमाल का काम हुआ है। फिर दिल्ली में उन्होंने नया शहर बसाया, शाहजहानाबाद, और वहां बनवाया भव्य लाल किला, रेड फोर्ट। उसके अंदर दीवाने आम, दीवाने खास जैसी रत्न जड़ित इमारतें हैं। दिल्ली की विशाल जामा मस्जिद भी उन्हीं की देन है। आगरा किले में उन्होंने मोती मस्जिद बनवाई, जो पूरी तरह सफेद संगमरमर की है। चैप्टर के अभ्यास में ये सवाल भी है कि शाहजहां के काल को स्वर्ण युग क्यों कहते हैं।
तो इन इमारतों की भव्यता और कलात्मक उत्कृष्टता ही इसका जवाब है। औरंगजेब के टाइम में आर्किटेक्चर का क्या हुआ? क्या वो ट्रेंड जारी रहा? औरंगजेब की रुचि आर्किटेक्चर में शाहजहां जितनी नहीं थी। उनके समय में साम्राज्य विस्तार और लड़ाइयों पर ज्यादा फोकस था। फिर भी कुछ इमारतें बनी, जिनमें सबसे खास है औरंगाबाद में उनकी पत्नी राबिया दुरानी का मकबरा, जिसे बीबी का मकबरा कहते हैं। अच्छा, बीबी का मकबरा। हाँ, इसे अक्सर दक्कन का ताज भी कहते हैं, क्योंकि ये ताजमहल की नकल करने की कोशिश है। हालांकि वो भव्यता और सुंदरता इसमें नहीं आ पाई है। इमारतों के अलावा मुगल गार्डन्स का भी बहुत जिक्र होता है। हाँ, मुगलों ने चारबाग स्टाइल के कई खूबसूरत बाग लगवाए। सिमेट्री, बहते पानी की नहरें, फव्वारे, ये इनकी खासियत थी। कश्मीर में निशात बाग, लाहौर में शालीमार बाग और पंजाब में पिंजौर बाग इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। ये बाग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं थे, बल्कि मुगल एस्थेटिक सेंस और प्रकृति प्रेम का भी प्रतीक थे। आर्किटेक्चर के साथ साथ पेंटिंग भी मुगल दरबार में खूब फली फूली है ना? हाँ, बिल्कुल। मुगल पेंटिंग की नींव तो हुमायूं ने रख दी थी। जब वो पर्शिया से लौटे तो अपने साथ 2 पेंटर्स लाए थे, मीर सैयद अली और अब्दुल समद। अच्छा। अकबर ने इसे इंस्टीट्यूशनलाइज किया, एक बड़ी पेंटिंग वर्कशॉप मतलब चित्रशाला स्थापित की। इसमें कई इंडियन पेंटर्स जैसे बसावन, मिस्कीन, दसवंत ने पर्शियन मास्टर्स के साथ काम किया। इस दौर की पेंटिंग्स में क्या खास था? इस समय में मैन्युस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन पर जोर था, मतलब किताबों में चित्र बनाना, दरबारी सीन, शिकार के चित्र, ये सब बनते थे। और यूरोपियन पेंटिंग का असर भी दिखना शुरू हो गया था। और जहांगीर के टाइम में सुना है वो पेंटिंग के बड़े पारखी थे। हाँ, जहांगीर खुद आर्ट के बड़े पारखी थे। उनके टाइम में मुगल पेंटिंग अपने पीक पर पहुंचे। मैन्युस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन की जगह इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स और नेचर स्टडीज पर ज्यादा फोकस आ गया, खासकर पशु पक्षी और फूल। अच्छा। जहांगीर के टाइम के सबसे फेमस पेंटर्स में थे उस्ताद मंसूर। वो पक्षियों और जानवरों के रियलिस्टिक चित्रण के लिए मशहूर थे। कमाल है। अब थोड़ी बात लिटरेचर की करते हैं। मुगल काल में कौन सी खास साहित्यिक रचनाएं हुई? देखिए, मुगल कोर्ट की भाषा पर्शियन थी, तो ज्यादातर इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स पर्शियन में ही लिखे गए। बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी तुजुक बाबरी अपनी मातृभाषा टर्किश में लिखी थी, जिसका बाद में पर्शियन में ट्रांसलेशन हुआ। अकबर के टाइम में लिटरेचर को बहुत संरक्षण मिला। उनके नवरत्नों में से एक थे अबुल फजल। हाँ। उन्होंने लिखा अकबरनामा, जिसका तीसरा हिस्सा आईने अकबरी है। ये उस जमाने के एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, कल्चर का जैसे इंसाइक्लोपीडिया है। आईने अकबरी तो बहुत फेमस है। हाँ, बहुत। अबुल फजल के भाई थे अबुल फैजी। वो भी बड़े कवि और स्कॉलर थे। उन्होंने महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन किया रज़्मनामा नाम से। बदायूनी ने रामायण का पर्शियन में ट्रांसलेशन किया। अकबर के टाइम में संस्कृत ग्रंथों के ट्रांसलेशन पर जोर देना उनकी वो समन्वयवादी सिंक्रेटिक पॉलिसी का हिस्सा था। जहांगीर और शाहजहां के टाइम में क्या हुआ लिटरेचर में? जहांगीर ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी तुजुक जहांगीरी, पर्शियन में। शाहजहां के टाइम में कोर्ट हिस्टोरियोग्राफी जारी रही। अब्दुल हमीद लाहौरी ने पातशाहनामा लिखा और इनायत खान ने शाहजहांनामा लिखा। ये शाहजहां के शासनकाल की ऑफिशियल हिस्ट्रीज हैं। और दारा शिकोह, उनका भी नाम आता है। हाँ, शाहजहां के बेटे दारा शिकोह एक महान स्कॉलर थे। उन्हें सूफिज्म और वेदांत फिलॉसफी में बहुत इंटरेस्ट था। उन्होंने भगवद गीता और कई उपनिषदों का पर्शियन में ट्रांसलेशन किया, सिर्रे अकबर नाम से। ये तो बड़ी बात है। पर्शियन के अलावा क्या रीजनल लैंग्वेजेस का भी डेवलपमेंट हुआ इस दौरान? हाँ, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पर्शियन भले ही कोर्ट लैंग्वेज थी, लेकिन इस पीरियड में बंगाली, उड़िया, राजस्थानी, गुजराती जैसी रीजनल लैंग्वेजेस में भी लिटरेचर लिखा गया। हिंदी या उसकी बोलियां जैसे अवधी, ब्रज भाषा, इनका भी खूब विकास हुआ। अच्छा। अकबर के टाइम से ही हिंदी कवियों को भी संरक्षण मिलने लगा था। और इसी दौर में हुए भक्ति काल के महान कवि तुलसीदास, जिन्होंने अवधी में लिखी रामचरितमानस, जो आज भी नॉर्थ इंडिया में इतनी पॉपुलर है। रामचरितमानस। हाँ। और संगीत, संक्षेप में म्यूजिक का क्या स्थान था? म्यूजिक भी मुगल कोर्ट का एक अहम हिस्सा था। अकबर म्यूजिक के बड़े संरक्षक थे। उनके दरबार में ग्वालियर के महान संगीतकार तानसेन समेत कई म्यूजिशियंस थे।
तानसेन को कई नए राग बनाने का क्रेडिट दिया जाता है। जहांगीर और शाहजहां भी म्यूजिक लवर थे और उन्होंने इस ट्रेडिशन को जारी रखा। लेकिन औरंगजेब ने तो शायद बैन लगा दिया था। हाँ, औरंगजेब ने अपनी धार्मिक मान्यताओं के चलते दरबार में म्यूजिक पर बैन लगा दिया था, लेकिन म्यूजिक पूरी तरह बंद नहीं हुआ। प्राइवेट महफिलों में और दरबार के बाहर ये जारी रहा। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पर कई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट्स इसी पीरियड में लिखे गए। ठीक है, तो हमने प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था, कला, वास्तुकला, साहित्य और संगीत, इन सबको कवर कर लिया है। तो इस अध्याय से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? क्या हैं की टेकअवेज? देखिए, अगर कुछ मुख्य शब्द और कॉन्सेप्ट्स याद रखने हो तो वो है प्रशासनिक पद व्यवस्था, वजीर, मीर बख्शी, सूबेदार, मनसबदारी जिसमें जात और सवार रैंक, जब्ती या बंदोबस्त सिस्टम, दहसाला, फिर वो जमीन की किस्में, पोलज, परोती, चाचर, बंजर और वो वाकिया नवीस। स्मारक और स्थान, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, पंचमहल जरूर याद रखें, आगरा का किला, हुमायूं का मकबरा, इतिमाद उद्दौला का मकबरा, पेत्रा ड्यूरा के लिए खास, ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, बीबी का मकबरा और शेर शाह का सासाराम मकबरा। ठीक है। कला, वास्तुकला शब्द, पियत्रा ड्यूरा और चारबाग स्टाइल। साहित्यिक कार्य लेखक, अकबरनामा, आईने अकबरी, अबुल फजल, रामचरितमानस, तुलसीदास, तुजु के बाबरी, तुजु के जहांगीरी, पातशाहनामा, महाभारत का अनुवाद, रज़्मनामा और उपनिषदों का अनुवाद, सिर्रे अकबर, दारा शिकोह। व्यक्तित्व, टोडरमल, रेवेन्यू के लिए तानसेन, संगीत, उस्ताद मंसूर, पेंटिंग। ये तो हो गए खास फैक्ट्स और टर्म्स। और अगर हम बड़ी तस्वीर देखें, ब्रॉडर थीम्स या इनसाइट्स क्या मिलती हैं इस चैप्टर से? हाँ, व्यापक विषय और अंतर्दृष्टि की बात करें तो पहला, प्रशासनिक परिष्कार। मुगलों ने एक बहुत कॉम्प्लेक्स और काफी हद तक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप किया, खासकर मनसबदारी और लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इसने इतने बड़े एम्पायर को इफेक्टिवली कंट्रोल करने में मदद की। दूसरा, सांस्कृतिक संश्लेषण। मुगल पीरियड आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर में इंडियन और पर्शियन या सेंट्रल एशियन एलिमेंट्स के ब्लेंड का बेहतरीन उदाहरण है। ये जो मिक्स्ड कल्चर बना, जिसे कभी कभी इंडो इस्लामिक कल्चर कहते हैं, वो इस युग की पहचान है। सही। तीसरा, आर्थिक गतिविधियां। एग्रीकल्चर तो इकोनॉमी का बेस था ही, लेकिन ट्रेड और कॉमर्स का भी काफी विकास हुआ। इससे अर्बन सेंटर्स प्रॉस्पर हुए और मॉनेटरी इकोनॉमी मजबूत हुई। और चौथा, जटिल विरासत। मुगल एम्पायर ने भारत पर एक बहुत गहरी और स्थायी छाप छोड़ी है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स में, कल्चरल अचीवमेंट्स में, भाषा और लाइफस्टाइल में। लेकिन उनकी विरासत में सोशल इनइक्वालिटीज, रिलीजियस पॉलिसीज में उतार चढ़ाव और आखिर में एम्पायर का पतन भी शामिल है। बिल्कुल। इसके साथ ही तमिलनाडु बोर्ड कक्षा 11 इतिहास के अध्याय 21 पर आधारित मुगल भारत की हमारी ये पड़ताल समाप्त होती है। हाँ, पर एक अंतिम विचार शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। ये अध्याय दिखाता है कि मुगलों ने एक बहुत सेंट्रलाइज्ड लेकिन साथ ही डाइवर्स एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चरल फ्रेमवर्क बनाया। अब ये सोचने वाली बात है कि यही फ्रेमवर्क जो एम्पायर की लंबी स्टेबिलिटी का कारण बना, क्या कहीं ना कहीं उसके आखिर में टूटने का भी कारण बन गया? क्या ओवर सेंट्रलाइजेशन और बाद के रूलर्स की कुछ पॉलिसीज ने उन रीजनल ताकतों को उभरने का मौका दिया जिन्होंने आखिर में एम्पायर को चैलेंज किया? ये एक जटिल सवाल है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। बहुत दिलचस्प पॉइंट है ये। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.